हेलो एवरीवन, यह हमारा वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है एंड इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, यानी कि मनी कितने टाइप्स का होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था मनी के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में मनी का चैप्टर स्टार्ट करा था, मनी के बारे में पढ़ा था, मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, बार्टर सिस्टम की समस्या क्या होती है। तो आज हम पढ़ेंगे मनी कितने टाइप के होते हैं, मनी को या हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें ये 5 रुपये 10 रुपये ऐसा नहीं है और अलग चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्लासिफिकेशन है फुल बॉडीड मनी। ठीक है, इट इज़ द मनी हुज वैल्यू एज अ कमोडिटी ऑफ विच इट इज़ मेड इज़ ग्रेट एज इट्स वैल्यू एज अ मनी। अब इसमें ये थोड़ा जो थ्योरी है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, तो इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। दो चीज़ें हैं। पहली बात, पहले हमें समझने वाली फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? जितना मनी का अमाउंट है, यहाँ मान लेते हैं हमारे पास 5 रुपये है। ठीक है, 5 रुपये, तो जो जितना ये अमाउंट है ना, अगर हम इसको 5 रुपये मान रहे हैं तो फेस वैल्यू भी क्या होगी? 5 रुपये ही होगी। ठीक है, तो जो हमारे पास मनी है वो मनी के अमाउंट और फेस वैल्यू सेम चीज़ है। ठीक है, तो अगर आपके पास अगर 1000 रुपये है तो उससे आप उसको बोलोगे इस मनी का, उस नोट का फेस वैल्यू कितनी है, तो वो होगी आपकी 1000 रुपये। तो जितना आपका अमाउंट है उतना ही आपका फेस वैल्यू होता है, सेम। लेकिन इसमें दूसरी चीज़ है इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? आपके पास एक सिक्का है 5 रुपये का। ठीक है, 5 रुपये का सिक्का है, तो जो सिक्का है ये किसी धातु से बना है, चाहे वो स्टील हो सकता है, कागज़ हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जिस धातु से ये बना है उस धातु की वैल्यू जो होगी उसे बोलते हैं हम इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, एक प्रश्न चिन्ह है। तो ऐसा मनी, ऐसा नोट जिसकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर हो। ठीक है, यानी कि एक एग्जांपल के लिए मानते हैं हमारे पास एक सिक्का है 5 रुपये का, तो जितने रुपए है 5 रुपये, तो फेस वैल्यू भी क्या होगी इसकी? 5 रुपये सेम होती है। और जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि जिस धातु से ये बना है, ठीक है, मान लेते हैं हम ये बना है आयरन से, ठीक है, लोहे से, तो इस आयरन की जो वैल्यू है वो भी क्या है? 5 रुपये है। ठीक है, तो फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर है। तो जो जिस धातु से ये 5 रुपये बना है वो, और जितना ये अमाउंट है, अमाउंट कितना है 5 रुपये का, वो, ठीक है, वो बराबर है। तो ऐसे मनी को बोलते हैं हम फुल बॉडीड मनी। दूसरा हमारा है क्रेडिट मनी। इट रेफर्स टू मनी हुज फेस वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन द कमोडिटी ऑफ विच इट इज़ मेड। यानी कि जो इसकी फेस वैल्यू है, यानी कि जितना ये अमाउंट है, ठीक है, मानते हैं 5 रुपये का सिक्का है, तो अगर हम इसको मनी के नज़रिए से देखें तो कितना है? ये 5 रुपये है, तो 5 रुपये यानी कि इसका फेस वैल्यू हुआ, तो फेस वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से। ठीक है, मानते हैं अब ये कागज़ का बना है, ये पेपर का बना है, जो सिक्का बना है ये पेपर का बना है, तो पेपर की वैल्यू जो है उसको क्या बोलेंगे हम? कागज़ की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, और जो अमाउंट है, अमाउंट की वैल्यू को बोलते हैं हम फेस वैल्यू। तो जो फेस वैल्यू है वो ज़्यादा होगा इंट्रिंसिक वैल्यू से। ठीक है, तो एसेट मनी को बोलते हैं हम क्रेडिट मनी, यानी कि फेस वैल्यू ज़्यादा होता है इंट्रिंसिक वैल्यू से, यानी कि जिस धातु से ये रुपए बनाए, चाहे वो सिक्का हो चाहे कागज़ हो, ठीक है, जिस धातु से ये नोट बना है या सिक्का बना है उस धातु की कीमत कम है। किससे? जितने रुपए का ये सिक्का है। अगर मान लो 5 रुपये का सिक्का है, तो मान लेते हैं ये 5 रुपये का जो सिक्का है ये बना है आयरन से, तो इस लोहे की कीमत कम है, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू कम है। किससे? जितना हमारा ये फेस वैल्यू, यानी कि जितने रुपए हमारे पास हैं उससे। एंड इसका जो एग्ज़ाम्पल है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि क्रेडिट मनी का एग्ज़ाम्पल क्या होता है। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि क्रेडिट मनी है तो एटीएम कार्ड लिख देंगे या डेबिट कार्ड ऐसे कुछ लिख देंगे, लेकिन इसका है टोकन कॉइन्स। टोकन कॉइन्स यानी कि जो हमारे सिक्के होते हैं उन्हीं को हम टोकन कॉइन्स बोलते हैं। करेंसी नोट्स जो हो गए हमारे, ये सब हमारे क्या है? क्रेडिट मनी है। और प्रॉमिसरी नोट एक होता है, प्रॉमिसरी नोट भी क्या है? हमारा एक क्रेडिट मनी। तो इसके एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका यूके बोर्ड में एक बार पूछ रखा है प्रीवियस पेपर में,
2019 के पेपर में ये पूछ रखा है यूके बोर्ड में कि क्रेडिट मनी का एग्जाम्पल क्या है 1 मार्क्स में, तो इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारा मनी है फिएट मनी। इट रेफर्स टू दैट मनी विच इज़ इशूड बाय ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इट इंक्लूड्स ऑल नोट्स एंड कॉइन्स विच द पीपल इन अ कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि कोई भी ऐसा मनी होगा जो सरकार द्वारा जारी किया जाएगा और लोगों को, जो नागरिक हैं यहाँ के कंट्री के, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो चाहे कुछ भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे जो मनी होते हैं उनका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता, यानी कि जिस धातु से वो मनी बने होंगे, ठीक है, जिस कागज़ से वो मनी बने होंगे, उनका कोई भी, उन धातु का कोई भी कीमत नहीं होगी, एकदम शून्य होगा, ज़ीरो के बराबर होगा, ठीक है। इट इज़ दैट टाइप ऑफ पेपर मनी विच इज़ इनकन्वर्टिबल। और ये ऐसे मनी होंगे जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी चीज़ में। जैसे हमारे पास चेक है, चेक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, ठीक है, लेकिन इन मनी को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे मनी को बोलते हैं हम फिएट मनी। ये गवर्नमेंट द्वारा जारी किए जाते हैं, गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाते हैं, ठीक है। और इन मनी को सिटीजन्स द्वारा लीगली एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। बाउंड मतलब एक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जो बाउंड वर्ड आ रहा ना, ये बाउंड टू एक्सेप्ट, यानी कि आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते इस केस में। तो ऐसे मनी को बोलते हैं हम फिएट मनी। नेक्स्ट है हमारा फिड्यूशरी मनी। इट इज़ द मनी विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पे। यानी कि ये एक ऐसा मनी है, ये सरकार द्वारा जारी नहीं किया जाता, लेकिन ये इसलिए एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं हम, क्योंकि ये एक ट्रस्ट का, एक बोल सकते हैं ट्रस्ट है। जो दे रहा है पेयर है और जो लेने वाला है पे ही है, ठीक है। तो जो इंसान दे रहा है और जो इंसान इसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर रहा है, ठीक है, अदला बदली के केस में ये यूज़ कर रहा है, इस मनी को हम फिड्यूशरी मनी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच में एक ट्रस्ट है। जिसको पैसा देना है और जिसको पैसा चाहिए, दोनों के बीच में एक ट्रस्ट बिल्डअप करता है, दोनों इस मनी पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए इसे फिड्यूशरी मनी बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल है चेक। जो आपका चेक है वो कोई गवर्नमेंट या आरबीआई इशू नहीं करती, ये बैंक इशू करती है, ठीक है। अगर आप ध्यान से सोचो, ये बैंक इशू करती है, तो ये बैंक ने एक तरह से आपको फैसिलिटी दे रखी है, ठीक है, ताकि जो देने वाला है, ठीक है, जो पैसे देने वाला इंसान है उसको ट्रस्ट है इस चेक पर, और जो पैसे लेने वाला व्यक्ति है उसको भी ट्रस्ट है इस चेक पर, ठीक है। तो दोनों को एक बीच में ट्रस्ट है, इसलिए ये एज अ मनी काम करता है, ठीक है। ये आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, ना ये सरकार द्वारा इशू करा जाता है। तो ऐसे मनी को बोलते हैं हम फिड्यूशरी मनी। अब नेक्स्ट है इसमें हमारा हाई पावर्ड मनी। अब हाई पावर्ड का मतलब ये नहीं कि मनी के पास बहुत ज़्यादा पावर है, ऐसा कुछ नहीं है। इट रेफर्स टू मनी प्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई एंड द गवर्नमेंट। जो आरबीआई द्वारा या सरकार द्वारा इशू करा जाता है मनी, वो उसे बोलते हैं हम हाई पावर्ड मनी। अब इसमें क्या क्या, कौन कौन से मनी हम काउंट करेंगे वो देखते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ, पहले तो इसका एक फॉर्मूला है H=C+R+OD, ठीक है। तो H का मतलब क्या होता है, हाई पावर्ड मनी। C का मतलब क्या है इसमें, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इन हैंड्स ऑफ पब्लिक। जो लोगों के पास नोट्स और सिक्के हैं, ठीक है, वो इसमें काउंट होगा। दूसरा क्या चीज़ है, R से है कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक। अब बैंक क्या करती है, अपने पास रिजर्व रखती है, ठीक है। दो टाइप के रिजर्व रखती है, आगे पढ़ेंगे हम, SLR और CRR। तो एक होता है जो अपने पास रखती है, ठीक है, बैंक, कोई भी बैंक, मान लो SBI है, SBI ने कुछ पैसा अपने पास रखा हुआ है, ठीक है, और कुछ पैसा वो RBI के पास डिपॉजिट करती है। तो जो पैसा अपने पास रखा है वो हम इसमें काउंट करेंगे इस R में, ठीक है। और जो पैसा RBI के पास रखा हुआ है उसको हम काउंट नहीं करेंगे इस पर, ठीक है। तो एक तो जो पब्लिक के पास करेंसी है वो, दूसरा जो बैंक्स ने अपने पास सेविंग्स रखी है, अपने पास रिजर्व रखे हैं, वो काउंट होगा। तीसरा चीज़ क्या काउंट होगी, अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई, ठीक है। यानी कि जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे नाबार्ड हो गया, ठीक है, आगे पढ़ेंगे आप इसके बारे में। नाबार्ड है ना, नेशनल
बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये इसने जो पैसा रखा होगा आरबीआई के पास वो पैसा काउंट होगा। दूसरा चीज़ क्या काउंट होगी इसमें, जो विदेशी सरकारें हैं या विदेशी जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने जो अपना पैसा रखा होगा आरबीआई के पास वो पैसा काउंट होगा। तीसरा क्या काउंट होगा, अदर डिपॉजिट्स में जो आपके आईएमएफ है, ठीक है, आईएमएफ हो गया, जो वर्ल्ड बैंक होते हैं, विश्व बैंक है, इनका जो पैसा रखा हुआ है आरबीआई के पास वो काउंट होगा। एक बार देखते हैं क्या क्या काउंट होगा इसमें। और आपका जो ओडी है इसमें डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड, जो नाबार्ड का पैसा है उसका उसने जो आरबीआई के पास पैसा रखा है वो काउंट होगा। दूसरा आरबीआई डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक, जो विदेश के जो सेंट्रल बैंक्स है, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई, वैसे हर कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है। उस सेंट्रल बैंक ने, जो विदेशी सेंट्रल बैंक है, उसने जो पैसा रखा होगा अपना आरबीआई के पास वो काउंट होगा। प्लस विदेशी जो गवर्नमेंट है, जो विदेशी सरकार है, मान लो अमेरिका की सरकार ने पैसा रखा है आरबीआई के पास, वो पैसा काउंट होगा। तीसरा क्या काउंट होगा, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो आईएमएफ है, ठीक है, जो लोन देता है हमें, जो वर्ल्ड बैंक है, विदेश जो विश्व बैंक जो है, उसने जो अपना पैसा रखा होगा आरबीआई के पास वो पैसा काउंट होगा। अब क्या चीज़ काउंट नहीं होगी ये हमें समझना पड़ेगा। दो चीज़ें हैं जो काउंट नहीं होगी इसमें अदर डिपॉजिट्स में, ठीक है, यानी कि जो आरबीआई के पास पैसा पड़ा रहता है उसमें क्या चीज़ है काउंट नहीं होगी। पहला है डिपॉजिट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद आरबीआई, यानी कि जो हमारी सरकार है, जो हिंदुस्तान की सरकार है, उसने जो अपना पैसा रखा है आरबीआई के पास वो काउंट नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ काउंट नहीं होगी, डिपॉजिट्स ऑफ कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद आरबीआई। अब मैंने पहले बताया था कि जो हमारे बैंक है, कमर्शियल बैंक्स है, वो दो तरीके के रिज़र्व रखते हैं। एक तो अपने पास रिज़र्व रखते हैं पैसों का, एक आरबीआई के पास। तो जो अपने पास रिज़र्व रखा है वो तो काउंट होगा, ठीक है, लेकिन जो आरबीआई के पास रिज़र्व रखा है ना, ठीक है, मान लो एसबीआई का कुछ पैसा है, उसमें से 1000 रुपये अपने पास रखे हैं एसबीआई ने और 1000 रुपये आरबीआई के पास रखे हैं, तो जो अपने पास रखे 1000 रुपये वो तो काउंट होगा इसमें हाई पावर्ड मनी में, लेकिन जो आरबीआई के पास पैसा रखा है 1000 रुपये वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि कौन सा अमाउंट काउंट नहीं होगा इसमें। तो इन तीन चीज़ों को मिला के H=C, यानी कि जो पब्लिक के पास पैसा है, प्लस R यानी कि जो कमर्शियल बैंक के पास खुद का रिज़र्व रखा है, प्लस OD यानी कि जो आरबीआई के पास रिज़र्व रखा हुआ है, इन तीनों को प्लस करके हमारा H आ जाएगा, यानी कि हाई पावर्ड मनी आ जाएगा। दूसरा जो टाइप का मनी है वो है नियर मनी। अब नियर का मतलब ये नहीं कि जो मनी के पास हो, ऐसा कुछ नहीं है। नियर का मतलब वो है, नियर मनी का मतलब ये है कोई भी ऐसी चीज़ जो आसानी से कैश में हम कन्वर्ट करा सकें या जो हम मनी में कन्वर्ट करा सकें। बॉन्ड्स हो गया, शेयर्स हो गया, कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं ना, आपने देखा होगा, आप एक मूवी देखना बाज़ार, ठीक है, उसमें शेयर्स बेचते हैं खरीदते हैं, ठीक है। तो अगर आप आपके पास मान लो शेयर्स है, शेयर्स आप बेचते हो किसी को, उसके बदले आपको पैसा मिलता है, तो शेयर्स क्या हो गया, नियर मनी हो गया। क्यों, शेयर्स को बेचकर आप उसको मनी में कन्वर्ट कर सक रहे हो आप, ठीक है, यानी कि शेयर्स को आप इजीली मनी में आप कन्वर्ट कर सक रहे हो उसको बेचकर। दूसरा क्या हो गया आपका, चेक, ठीक है, चेक देते हो आप बैंक को, बैंक आपको पैसा देता है, तो आप चेक को मनी में कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से। तो जो भी चीज़ है जिसको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, उसे बोलते हैं हम नियर मनी। इट इज़ अ क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी रेदर देन कैश और करेंसी। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेडी मनी इजीली विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इनको हम, जो ये बॉन्ड है, शेयर्स हैं, चेक है, इनको हम कम समय में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैश में ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ में मिलेगा, आप अपने अकाउंट में डाल सकते हो। तो कोई भी ऐसा चीज़ जिसको आप आसानी से मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो, उस चीज़ को बोलते हैं हम नियर मनी, ठीक है, यानी कि वो मनी के पास है, मनी नहीं है, पैसा नहीं है, बट ऑलमोस्ट पैसे जैसा है। लास्ट है हमारा लीगल टेंडर मनी। तो थोड़ा इसकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग सी है। एनीथिंग विल बी कॉल्ड मनी इफ़ द लॉ प्रोक्लेम्स इट एज अ मनी। तो कोई भी ऐसी चीज़
जो कानून द्वारा मनी कही गई हो, ठीक है, जिस पे कानून का ठप्पा लगा हो, ठीक है, जो लॉ द्वारा, कानून द्वारा इसको एज अ मनी एक्सेप्ट करा गया हो, उसे बोलते हैं हम लीगल टेंडर मनी। इट इज़ कॉल्ड लीगल टेंडर मनी सिंस इट हैज़ अ लीगल सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट। तो सरकार द्वारा या कानून द्वारा जिसे मनी घोषित करा गया हो या मनी का कानून का ठप्पा लगा हो जिस मनी पे, उसे बोलते हैं हम लीगल टेंडर मनी। जो आजकल हम सिक्के हो गए या आपका नोट हो गया जो इस्तेमाल करते हैं, वो भी क्या लीगल टेंडर मनी है। आपने डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था, नोटबंदी जब हुई थी, तब आपने स्पीच सुनी होगी कि लीगल टेंडर हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो यानी कि उससे जो हमारे पास 500 और 1000 के नोट थे, उसके ऊपर से जो कानून का एक ठप्पा लगा होता है, सरकार का जो ठप्पा लगा होता है, वो हटा दिया गया है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा मनी जो कानून द्वारा मनी माना गया हो, उसे बोलते हैं हम लीगल टेंडर मनी। तो जो कॉइन्स है हमारे पास, वो लिमिटेड लीगल टेंडर है, और जो पेपर मनी है, पेपर नोट है, वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे, फिलहाल इतना डीप में जाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो ये 7 टाइप के आपके मनी है।